नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। इस देश में 3 ऐसे नेता हुए जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। 1991 में शंकर दयाल शर्मा के पास कांग्रेस ने पहला प्रस्ताव भेजा, उसमें राष्ट्रपति थे देश के। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी उम्र बहुत अधिक हो चली है और भारत के प्रधानमंत्री को बहुत काम करना है, मैं नहीं कर सकता। 1996 में जब वाजपेयी जी की 13 दिनों की सरकार बहुमत साबित ना करने के चलते गिर गई और फिर थर्ड फ्रंट की सरकार बनने लगी, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं बन सकता। ज्योति बसु का नाम उन्होंने सुझाया। ज्योति बसु को उनकी पार्टी ने नहीं बनने दिया। तीसरी बार, और इन दोनों दफा से पहले 1989 विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री बने, उससे पहले संसदीय दल जो बैठा जनता दल का, उसमें देवीलाल को संसदीय दल का नेता चुना गया, यानी कि प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जगह पर विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनेंगे। तो तीसरे व्यक्ति हैं देवीलाल। एक राजनीतिक विरासत है उस परिवार की, और उसके आज के जो वारिस हैं वो दुष्यंत चौटाला हैं। पार्टी नई हो गई है, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। आपका इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पार्टी का नाम कैसे तय होता है, जेजेपी, जननायक जनता पार्टी? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मुझे लगता है यशवंत जी कि वो अपनी पार्टी के नाम को कैसे लोगों से कनेक्ट करे, वो सोचकर ही तय करती है। और हमारे लिए तो जैसे आपने कहा जननायक चौधरी देवीलाल, पीपल्स हीरो जननायक का मतलब है, और उनके वो समर्पित दल को हमने किया। 17 नवंबर को चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने कहा कि झंडा डंडा दोनों छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे, और उस समय ये फैसला लिया कि पार्टी बनाएंगे। और 9 दिसंबर को हमें पार्टी की घोषणा करनी थी। रैली की डेट चौधरी अजय सिंह चौटाला जी दे गए थे। यानी चौधरी देवीलाल की राजनीति को आपने आगे बढ़ाया, उनको जोड़ बिल्कुल के रखा जननायक के तौर पर। उनके विजन को, उनकी सोच को, वो अपने आप में एक संस्था थे। जैसे आपने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री पद को उनने त्यागा, वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिनने अपने जीवन में इस देश में ऐसे ऐसे कदम उठाए जो शायद आज ग्लोबली भी हम एक्सेप्ट होता देखते हैं। जैसे जच्चा बच्चा योजना है। चौधरी सुल्तान सिंह जी होते थे फॉर्मर गवर्नर, वो एक बार शेयर कर रहे थे हमारे साथ कि मैं और चौधरी देवीलाल जी रोहतक से झज्जर की तरफ जा रहे थे, और एक प्रेग्नेंट औरत सड़क पे पत्थर तोड़ रही थी, और मैंने कहा चौधरी देवीलाल जी को देख के कि देखो इस हालात में भी ये सड़क पे काम कर रही है। चौधरी देवीलाल जी ने गाड़ी रुकवाई, उतरे और उसको कहा बेटी तू घर चली जा, तू तो बच्चा होने वाला है। तो चौधरी देवीलाल जी ने उस समय कहा कि हमें योजना बनानी चाहिए, और वो जच्चा बच्चा योजना आज देश और दुनिया भर के अंदर हम मैटरनिटी लीव के तौर पर देखते हैं। आज हम मनरेगा देखते हैं। कांग्रेस कहती है कि हमने मनरेगा इस देश को दी। आप पुराना इतिहास उठाएंगे तो झज्जर में बाढ़ की वजह से बांध बनाने थे, और बांध बनाने के लिए लेबर अवेलेबल नहीं थी क्योंकि फ्लड आ गए। तो चौधरी देवीलाल जी ने गांव के लोगों को कहा कि आओ काम करो, तुम्हारे खेत भी नहीं बचे, जो काम करेगा उसको अनाज दिया जाएगा। तो काम के बदले अनाज योजना शुरू करी, जिसको हम मनरेगा देखते हैं। बुजुर्गों की सोशल सिक्योरिटी, अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी मिलती है। एक सोशल सिक्योरिटी जैसे हमारे आधार नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, और एक एज के बाद आपको सोशल सिक्योरिटी पेंशन मिलती है। चौधरी देवीलाल जी ने देखा कि 60 साल के बाद बुजुर्ग अपने बच्चों के नाम अपनी जमीन जायदाद करा देते हैं, और उसके बाद उनके पास डिपेंडेंसी बच्चों पर हो जाती है, और उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचता। अच्छे, जैसे आप तो एक प्रोफेशनल हैं, आप तो इंश्योरेंस करा लेंगे, पेंशन स्कीम्स अपना लेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती है, आम नागरिक को तो नहीं मिलती। चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन की बात रखी, और मुझे याद है इतिहास में ही हम सुनते और पढ़ते हैं कि बहुत लोगों ने विरोध किया। बंसीलाल जी जैसे लिटरेट आदमी ने ये बात कही कि ऐसी कोई स्कीम बनती तो मैं ही लागू कर देता। तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा मैं कोई भेड़ बकरी चराने नहीं जा रहा, और उनने फर्स्ट डिसीजन गवर्नमेंट में आते ही लिया था 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन, और आज वो 3000 पहुंच चुकी। हरियाणा हैज़ द हाईएस्ट ओल्ड एज पेंशन इन द कंट्री। ये वेलफेयर स्कीम्स चौधरी देवीलाल ने बहुत सारी शुरू की, आपने उनका जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी भी वेलफेयर स्कीम्स के ज़रिए ही अपनी सरकार का प्रचार करते हैं। क्या हुआ कि नहीं बनी?
अलग क्यों हो गए? देखिए, सीट शेयरिंग के ऊपर मुझे लगता है असहमति थी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो यही देखती है कि उसके कैडर को और स्टेट के लोगों को बेस्ट बेनिफिट्स कैसे दिए जाए। और हमने तो लास्ट में ये भी कहा कि विधानसभा की सीट शेयरिंग के साथ 5100 ओल्ड एज पेंशन कर दो। और कुछ ज़्यादा बोझ भी नहीं था, 760 करोड़ का बोझ था। जब 4.5 साल तक सरकार थी तब तो नहीं हुआ। यशवंत जी, ये बहुत कुछ चुनाव हुआ। के एन पहले कैसे? मैं आपको बताता हूँ, 4.5 साल के अंदर लोग सोचते होंगे कि हमने कुछ नहीं किया। अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो शायद आज आपके साथ शाम हो नहीं जाए। किया होगा, लेकिन पेंशन के तौर पे 5100 रुपये देने हैं, ये बात तो 4.5 साल नहीं, पहले भी हो सकती थी। हमने इसको बढ़ाया है। हर साल 250 रुपये बढ़ाया है, 3000 हम लेकर आए। हमारा घोषणा पत्र का एक एजेंडा था कि 5100। हमारे घोषणा पत्र में 50% वुमेन रिजर्वेशन पंचायतों में थी, हमने अचीव करी। हमारे घोषणा पत्र के अंदर 8% बीसी को रिजर्वेशन देने की थी पंचायतों में, वो दी। तो अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ जब आपकी बात हुई तो आपने यही बात की या कुछ और बात थी? नहीं, हमने पॉइंट टू पॉइंट सीट शेयरिंग के ऊपर इश्यूज थे और सारे रखे। एनडीए के अंदर बीजेपी क्योंकि सबसे बड़ा दल है, उनका व्यू ये था हमारे 10 एमपी सिटिंग है, और उस पॉइंट के ऊपर हमने भी ये कहा कि अगर आपके हैं तो आप हमारे जो एक एजेंडा अभी फुली अनाउंस्ड नहीं है उसको पूरा करिए। इसलिए बात नहीं बनी। मैं मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है यशवंत जी। बड़ा पॉजिटिव सोच के राजनीति करिए और आगे भी करता रहूंगा। मेरे को इसकी पीड़ा और दुख नहीं है। हमने जब 5.5 साल पहले जननायक जनता पार्टी बनाई थी और 3 चुनाव एक साल में लड़े थे, जींद का उपचुनाव, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, कभी कोई नहीं सोचता था कि हम मेहनत कर कर अपने संगठन को 15% वोट शेयर पर ले लेकिन जाएं। आपके विरोधी कांग्रेस वो कहती है कि ये सोचा समझा विलगाव है, जानबूझकर के आप लग हुए हैं, दरअसल आप वोट काटने के लिए आए हैं, यशवंत जी, बीजेपी का रास्ता बनाने आए हैं। कांग्रेस के तो इतिहास को आपको साथ साझा कर सकता हूँ। भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, कुलदीप बिश्नोई भजनलाल जी के निधन के बाद उपचुनाव लड़ रहे थे हिसार लोकसभा का। चौधरी अजय सिंह चौटाला उस समय की आईएनएलडी के कैंडिडेट थे, मैं भी प्रचार में था। जिंदल हाउस पे बैठक हुई, भूपेंद्र हुड्डा थे, चौधरी रंजीत सिंह थे, पूरा जिंदल परिवार था, जयप्रकाश थे, सबने बैठ के पैक्ट किया और ये कहा कि कुलदीप को चुनाव जिताओ। आज के दिन कोई ऐसा पैक्ट नहीं है। जननायक जनता पार्टी चुनाव मनोहर लाल जी के खिलाफ भी मजबूती से लड़ेगी, बची सीटों पर भी लड़ेगी। और आप लोकसभा के बाद मेरे से मिल लेना और कहना कि हुड्डा झूठ बोल रहा था। तो आप कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं? सभी 10 देखिए, 10 सीटें हैं। 10 सीटों पर मैंने और निशांत सिंह जी ने घूमकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश अनुसार कार्यकर्ताओं से, मुख्य पदाधिकारियों से चर्चा करी है। अभी 90 विधानसभाओं के अंदर हमने प्रभार दिया है लोगों को, वो जाके बैठ के कर रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर आगे पार्टी की बैठक होगी और पीएसी के अंदर हम ये सारा एजेंडा रखेंगे कि ये व्यू पॉइंट कैडर का आया है, पदाधिकारियों का है, और पार्टी को अब आगे कैसे चलना है वो पीएसी निर्णय करे। आपका विपक्ष कहता है कि आप लोगों ने एक स्ट्रैटेजी के तहत एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। अगर मैंने उसको सही मान लिया तो फिर ये सवाल आता है कि फिर आप ही के 4 विधायक को बीजेपी ने क्यों तोड़ा? मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं, कोई हमें डेंट भी मार रहा है और हम उसकी मदद भी करें, क्या मुमकिन है? जब भी तक रणनीति हो सकती है। अगर ऐसी रणनीति होगी तो इस देश में या दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी बचेगी ही नहीं। तो फिर आपने निकाला क्यों नहीं 4 लोगों को? मेरे संगठन के अंदर एज ए लीडर ऑफ पार्टी इन द विधानसभा मेरे पास ताकत है विप की, और मैं चाहूंगा तो लाइन में सबको खड़ा कर लूंगा। अगर किसी को यह लगता है कि वो विप तोड़ेगा तो उसकी सदस्यता जाएगी, और किसी को दूसरे दल से प्रेम हो चुका है। आप मुझे ये बताओ, बीजेपी का हिसार का सांसद टेन्योर खत्म होने से पहले ही बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चला गया, क्या बीजेपी निकाल पाई? नहीं, लेकिन ये विधायक तो आपके ऐसे हैं ना। ही उन्होंने छोड़ा, विधायक आपकी पार्टी छोड़े नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ ट्रेजरी बेंच में बैठ रहे हैं ना। फिर मुझे ये तो बताओ कि छोड़े नहीं है तो मेरे विधायक है ना। हाँ, तो आपने बीजेपी के आप साथ उनसे छोड़ रखा है ना। ये तो मैं जानना चाहता हूं। उनको बीजेपी का पटका पहना दो और अगले दिन देखना मैं क्या एक्शन लूंगा।
जब तक आप उनके मुंह से ये निकलवा दो कि हम बीजेपी की सदस्यता लेते हैं, आप देखना मैं कह लूंगा, या कांग्रेस की लेते हैं। तब तक वो बैठे, कोई दिक्कत नहीं। विधायकों से संगठन नहीं बनता, संगठन से विधायक बनते हैं। हम्म, अगर हमारे में दम है और अगर हम मेहनत कर पाते हैं तो आपको इससे ज्यादा नंबर्स, और मैं तो ये विश्वास रखता हूं कि 46 का आंकड़ा अगले 6 महीने के अंदर विधानसभा में लेके दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह के नेता हैं? बतौर प्रधानमंत्री कैसे हैं? देखिए, देश के लिए ओवर पीरियड बहुत अच्छा काम किया है। मैं इतना बोल सकता हूं कि हमारी ग्लोबल एक्सेप्टेंस बनी है। मैं अमेरिका पढ़ा था, जब मैं वहां पढ़ता था तो दिखता था कि भूरी चमड़ी को वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलती। आज जाते हैं विदेश में तो कहीं ना कहीं इंडियंस को एक अच्छे तरीके से देखा जाता है। अगला प्रधानमंत्री भी उन्हीं को रहना चाहिए, आपको मुकेश यही कह रहे हैं? मैं कहता हूँ जो भी होगा अगला बहुत अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही हाथ मजबूत करने के लिए आपकी पार्टी रही है। मेरे पास तो नंबर्स नहीं थे लोकसभा में, हम्म, मैं तो उनका हाथ मजबूत नहीं कर पाया। वो 10 आगे नंबर आएंगे और आगे नंबर्स के अंदर जो देश को लीड करने में अच्छा व्यक्ति वहां होगा उस पर विचार करेंगे। 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत सके या फिर जेजेपी, दोनों मिलकर के जीत सकें, इसी तरह का व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था आपने की है? मैं तो ये बोल सकता हूं, जब चुनाव में उतरेंगे ना बीजेपी जीतेगी, ना कांग्रेस जीतेगी, ना एनएलडी जीतेगी, ना आम आदमी जीतेगी। हमारा टारगेट तो ये है कि जननायक जनता पार्टी 10 जीते। कामयाब कितने होंगे और किस तरीके से होंगे, मुझे लगता है कि इसके ऊपर कैडर को काम करना है और कैडर काम। आम आदमी पार्टी हरियाणा में बहुत ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी में रही। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। इस गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक्साइज पॉलिसी जब हरियाणा में मेरे पास एक्साइज का प्रभार था तब आई थी और उस पर बड़े रेड फ्लैग्स थे, क्योंकि नेबरिंग स्टेट्स के अंदर हम भी अपना रेवेन्यू देखते हैं और जिस तरीके से उसको प्लान किया गया था, पहले दिन में जब हमने वो पढ़ी तो एक रेड फ्लैग आया। उस रेड फ्लैग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। मुझे नहीं पता कि अरविंद जी का रोल क्या है और किसी का रोल क्या है, किसने बनाई थी, किसने किसके फायदे के लिए बनाई थी, बट इट इज इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो उस पर ज़्यादा बेटर बता पाएंगी कि किसका रोल क्या है। मगर हाँ, जिस तरीके से ड्राफ्टेड थी, इट हैड अ रेड फ्लैग ऑन इट। ये आम आदमी पार्टी जो कहती है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अरविंद केजरीवाल को रास्ते से हटाने के लिए, अपने चुनाव को आसान करने के लिए बीजेपी ने ऐसा किया है, इससे आप सहमत हैं? जो पावर में रहा है उसने पावर का उपयोग किया है, हमने तो झेला है। चौधरी अजय सिंह चौटाला जी जो सांसद थे, उनको 10 साल तिहाड़ जेल में काटने पड़े क्योंकि कांग्रेस ने एक प्लॉट बनाया जेबीटी। क्या हमने झेला नहीं है? इंदिरा जी थी, इमरजेंसी लगाई, सारे लोग जेल में डाल दिए। तो पॉलिसी गलत है, उस पॉलिसी के जरिए बिल्कुल। कई सवाल खड़े होते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी जो कर रही है वो गलत है? मैं ये मानता हूं कि उस पे रेड फ्लैग थे। मैं उसको क्लीन चिट नहीं दे सकता क्योंकि मैंने भी ये डिपार्टमेंट चलाया है प्रदेश के अंदर। 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है? क्योंकि हरियाणा में भी इंडिया अलायंस, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी है, बाकी कई आज के दिन मैं मानता हूं समझौता है। कि कांग्रेस तो खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार रही है। कैसे? ना तो डिसीजन ले पा रही, ना एग्रेशन दिखा पा रही, ना बोल्ड स्टेप्स ले पा रही। कांग्रेस को तो अगर मैं सुझाव दूं तो सारे अपने बड़े नेता मैदान में उतार देने चाहिए थे, हरियाणा में लड़ो चुनाव। तो फिर क्यों नहीं लड़ा रही है? अब वो तो कांग्रेस का नेतृत्व बताए। तो राहुल गांधी भी परेशान इस बात से? तो राहुल गांधी मेरे दोस्त नहीं है, नहीं तो मैं सलाह जरूर देता। अभी ये जहाँ हम लोग बैठे हैं आपके साथ, पीछे खेती भी है और बहुत बेहतर है, तो ये किसानों को आप ये क्यों दिखाते हैं खेती ऐसी कीजिए तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये तो लफड़ाई खत्म हो जाएगा गेहूं चावल धान का? हम जेनेटिकली एम्बेडेड हैं 2 स्टेपल क्रॉप्स पे। राजस्थान के टचिंग एरिया में तो हमारे पास बाजरा सरसों, बाजरा सरसों, बाजरा बिल्कुल सरसों। सही। जहाँ पानी की उपलब्धता है, गेहूं जीरी, गेहूं जीरी, गेहूं जीरी। थोड़े बहुत एरिया पे गन्ना है, पानी ज्यादा है जहाँ, या सूरजमुखी है, आलू है। क्रॉप बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है। बहुत कम लोगों को पता है कि संविधान के अंदर एग्रीकल्चर 2 तरीके से देखा जाता है। एक है कि खेती करनी क्या है, दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट बोल सकती है कि मैंने इस पे सब्सिडी देनी है, मैं ये काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, और किसान उसका फायदा उठाता है, डाइवर्ट करता है।
वही दूसरी ओर पर है प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर उस पर काम करती है, सेंटर रेट तय करती है, स्टेट उसको अडॉप्ट करती है। जो किसान आंदोलन की मांग है कि सेंटर ही अडॉप्ट करे। ग्लोबली एग्रीकल्चर में इतनी एडवांसमेंट्स आ गई कि अब फार्मर्स को सोचना चाहिए कि हम गवर्नमेंट की सब्सिडीज का इस्तेमाल कर कर कैसे अच्छी खेती पे जाए। जैसे मैंने एक सेटअप बनाया हाइड्रोफोनिक्स का 1-1.5 एकड़ के अंदर, उसके अंदर मेरे पास लीफी वेजिटेबल्स हैं, छोटी छोटी सैलेड्स और इस तरह की सब्जियां हैं जो आज के दिन शहरों की बहुत बड़ी मांग है। और दूसरी ओर पर वाइन क्रॉप्स हैं। वाइन क्रॉप्स मतलब चेरी टमाटो, कुकुम्बर, शिमला मिर्च, जो बेल के ऊपर हम ले जा सकते हैं। मगर आप मानोगे कि एक टमाटर बेल पे जो चढ़ाते हैं उस एक पौधे पे 40 किलो टमाटर आ सकता है। मगर वही है, उस पे इट इज लेबर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग की जरूरत है। आज ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स पे जो जो नेशंस मूव करे हैं, दे हैव सक्सीडेड एग्रीकल्चरली। आप इजराइल छोटा सा देश है, पूरे दिन वाद विवाद, मगर आप उनका एग्रीकल्चर सिस्टम की एडवांसमेंट देखेंगे। सिंगापुर तो एक आइलैंड कंट्री है, पानी भी उनको मलेशिया से लेना पड़ता, इंडोनेशिया मलेशिया से लेना पड़ता है शायद। वहां पर भी उनने 30-30 फुट की बेलें खीरों की, टमाटर की लगा रखी है। ये कैसे मुमकिन है? बिकॉज दे हैव वर्कड एफिशिएंटली ऑन टू इट। हमने भी हरियाणा के अंदर बहुत कदम 4.5 साल में उठाए हैं। हमने 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी, फार्मर को मोटिवेट किया। मूंगफली भी हमारे 3 मंडियों में आती थी, दालें भी हमारी 8 मंडियों में आती थी, ऑयल सीड्स में सरसों को छोड़ के और क्या हो सकते हैं, हमने मोटिवेट किया और धीरे धीरे चेंज होता है। आप 26 साल में सांसद बन गए, 4.5 साल तक आप हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे, खेती पर आपकी समझ बेहतर है। किसानों का ये आंदोलन जब चलता है तो लगता है कि कुछ ऐसा है जो उनके खिलाफ हो रहा है, वो जो मांग कर रहे हैं वो वाजिब कर रहे हैं। यह जो बात आप कहते हैं कि जब क्रॉप का पैटर्न हम बदलते हैं तो देश में खेती को हम अर्थव्यवस्था से जोड़ करके और बेहतर कर सकते हैं, किसानों की हालत भी बेहतर हो सकती है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, आप खेती के जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं बता रहे हैं, किसान जो ट्रेडिशनल खेती करके एमएसपी के लिए लड़ाई करता है, इसमें जो फ़र्क है उसको आप कैसे देखते हैं? उसका कोई रास्ता दिखता है? देखिए, रास्ता बनाना पड़ेगा। 4 साल में एक कदम हमने हरियाणा में उठाया गवर्नमेंट में रहते हुए कि हम 2 दिन में फार्मर की प्रोड्यूस की पेमेंट करेंगे। पहले 2-2 महीने नहीं आती थी। 1 लाख करोड़ रुपया छोटी सी स्टेट में हम डीबीटी कर पाए 4 साल के अंदर। उससे उसकी हालत सुधरी। हमने ये निर्णय लिया कि जो पैडी से डिविएट करेगा उसको 7,000 रुपये एकड़ देंगे। ये मोटिवेशन ही दी हमने फार्मर को। और बहुत हुआ, कई लाख एकड़ हरियाणा में फार्मर्स ने क्रॉप पैटर्न्स चेंज करे। हमने वेजिटेबल प्रोड्यूस या हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस पे भावांतर भरपाई योजना में 19 क्रॉप्स कर दी। जब गवर्नमेंट में मैं आया था 4 थी, 19 क्रॉप्स कर दी। क्या हमने वो बेनिफिट नहीं दिया कि टमाटर 6 रुपए की वैल्यू का अगर 2-2.5 रुपए में बिक रहा है तो उसको हम 3.5-4 रुपए जो बैलेंस था वो डीबीटी कर देते थे। तो फार्मर भी सेटिस्फाइड है, वो अपनी क्रॉप पैटर्न चेंज नहीं करता। आज हरियाणा के अंदर सबसे पहले हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम शुरू करेगी। पाला पड़ गया मेरे किन्नू के बाग में, सारा किन्नू खराब हो गया। मेरे पास तो कोई रिसोर्स बचा नहीं, साल में 1 क्रॉप आनी थी, बट आई एम इंश्योर्ड। करने पड़ेंगे, स्टेट्स को ये मुद्दे उठाने पड़ेंगे। आज पंजाब ने नहीं उठाया, इसलिए तो पंजाब में एग्रेशन बिल्ट हुआ। हरियाणा ने कर दिया। तो आप देश के किसानों के लिए पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रॉप पैटर्न को बदल दिया जाए और देश और दुनिया दोनों की ज़रूरतों के लिहाज से खेती शुरू की जाए तो खेती की हालत में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। मैं एक स्टॉक मार्केट में काम करने वाली लेडी थी अफ्रीका की, शी टर्न्ड इनटू एन एग्रीकल्चरिस्ट। तो उनका टेडेक्स सुन रहा था। जिस तरीके से ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, आने वाले भविष्य में चाइना, इंडिया और अफ्रीका
3 ही ऐसे एपिसेंटर्स बचेंगे जो दुनिया को फीड कर पाएंगे। गोरों ने खेती करनी छोड़ दी, मगर पेट तो उनका भी है, उनको कौन खिलाएगा? आज दूध है, गाय रखनी आम आदमी ने घर में छोड़ दी। जो भी गौ माता की बात करते हैं, आप पूछिए कितनों के घर में गाय है, मगर गाय का उपयोग कितना है, दूध कितना जरूरी है, ये स्टडी पे काम करना बहुत जरूरी है। आज न्यूजीलैंड जैसा, स्विट्जरलैंड जैसा कंट्री डेयरी में कितना एडवांस हो चुका है। इंडिया कोऑपरेटिव सिस्टम में आकर कितना एडवांस हो चुका है, पर हमें और आगे जाना है। ग्लोबल डिमांड्स को जब हम केटर कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तभी जाकर तो हम हाई प्राइजेस दे पाएंगे, बेहतर हालत में आ पाएंगे। नेता के पास समय बड़ा कम होता है, क्योंकि अब तो चुनाव है तो वैसे ही भागम भाग लगी रहती है। आप अपने फिटनेस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, जो कि मोदी जी भी कहते हैं कि फिट रहो, फिट इंडिया, हिट इंडिया, बहुत जरूरी है। मुझे लगता है एक पॉलिटिकल आदमी का फील्ड का वर्किंग, फिर लोगों के बीच में वर्किंग, स्ट्रेस, ये हर चीज को केटर करने के लिए आपको कसरत करनी बहुत जरूरी है। चाहे वो योगा के माध्यम से हो, चाहे और कोई मेरा तो रूटीन है, मैं सुबह उठ कर 2 घंटा, 1.5 घंटा, घंटा जो मुझे मिलता है दिन के बैलेंस करने के, उसमें वर्कआउट करता हूँ। जिम हो गया, बैडमिंटन शाम को दोस्तों के साथ खेलने का मौका मिलता है, बैडमिंटन खेलता हूँ। नहीं होता तो आजकल तो मैंने नई चीज शुरू कर रखी है कि कार्यकर्ता का हाथ पकड़ा और 200 कदम चल लिया। आजकल तो ये हाथ में बैंड इतने अच्छे आ गए, ये पूरे दिन का आपका 1-1 सेकंड के 1-1 कदम का रिकॉर्ड रख लेते हैं। सोते कब आप? अब तो पैटर्न बदले हुए। 2 महीने हो गए, बिटिया घर आई है और मुझे लगता है कि वो रात को खेलने का टाइम होता है, बट यूजुअली मैं मानता हूँ कि 12, 12:30 वैसे ही बज जाते थे, और सुबह वही 7 बजे उठ के, 7:30 बजे उठ के अपना दिनचर्या शुरुआत करते हैं। खाने में क्या पसंद है? हर चीज खाता हूँ। कोई ऐसी जगह जहाँ जाना आप बार बार चाहते होंगे? बहुत है मेरे को। अगर आपको एक वाकया याद कराऊं कि जब पिताजी को सजा हुई, 30,000 कोर्ट जाया करते थे सुनवाई के लिए, तो वहाँ एक रेडी पे बड़ा अच्छा चंगेजी मिलता है। कोई सोचता नहीं होगा कि हम रेडी पे जाके खाए थे, मगर बहुत अच्छा मिलता है। वैसे ही डिफेंस कॉलोनी में बर्गर खाना हो तो इंडियन स्टाइल है, कैंट का, वो बड़ा अच्छा है। वैसे ही गोलगप्पों की बात आए तो इस बार मैं जयपुर गया चुनाव में, राजस्थान में, तो पता नहीं गोलू के गोलगप्पे हैं क्या है, उसके तो पानी की वैरायटी बहुत ज्यादा थी। तो आप ये सब टेस्ट करते रहते हैं? मैं खाने के मामले में बोलता हूँ सबसे बिंदास आदमी हूँ, कुछ खिला दो। ये अच्छा है, खाने के मामले में बिंदास आप हैं, और राजनीति भी आपने बहुत ही कायदे से बढ़ाई है। जो विरासत आपने संभाली उसको आप लगातार बढ़ा रहे हैं। 2024 का चुनाव है, बीजेपी से आप अलग हुए, बीजेपी से अलग होने को लेकर के भी कई सवाल हैं, लेकिन आपकी अपनी उम्मीदें हैं कि मैं अपनी पार्टी को ज़्यादा सीटें दिलवा पाऊंगा। बीजेपी के मुकाबले में, कांग्रेस के मुकाबले में मैदान में जो कोई भी हो, मेरे लिए वो मेरा विरोधी है, जीत मेरा मकसद है। मैं मान लेता हूं कि आपकी बात बिल्कुल बहुत सही है, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने अपना समय निकाला, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।